नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता वर्गे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, बद्री प्रसाद लोधी, स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन इस विषय के अंतर्गत अधिकार एवं उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे। अधिकार एवं अधिकार सत्ता। अधिकार से आशय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक स्थिति से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के लिए आदेश देता है और उनसे कार्य लेता है। प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्रबंधक को अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वह अपने अधीनस्थों से कार्य का निष्पादन करवा सकता है और उसके लिए उन्हें आवश्यक आदेश दे सकता है। अर्थात यह संस्था की ओर से कार्य कराने, संस्था की ओर से बोलने, अधीनस्थों को कार्य के लिए आदेश देने, गलत कार्यों के लिए उनको दंड देने का अधिकार है, जिससे कि संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। हेनरी फेयोल ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है, अधिकार आदेश देने तथा उसका पालन करवाने की शक्ति है। अधिकार के तत्व। अधिकार के तत्व या विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है अधीनस्थों को प्रभावित करना। अधिकार कहा जा सकता है जबकि अधीनस्थ उससे प्रभावित होते हों, और किसी भी अधीनस्थ के प्रभावित होने पर ही वह अपने अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को सुचारू रूप से और समय के अंदर में पूर्ण करेगा। अतः अधिकार का मूल तत्व है अधीनस्थ को प्रभावित करना, लेकिन बल प्रयोग के द्वारा नहीं, या उत्पीड़न के द्वारा नहीं, या धमकी देकर नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से, अपने द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस तरह अधीनस्थों को प्रभावित करना जिससे न सिर्फ अधीनस्थ कार्य करने के लिए प्रेरित हों, बल्कि प्रबंधक के प्रबंधन क्षमता से भी वे प्रभावित हों। दूसरा, वैधानिक शक्ति का उपयोग करना। अधिकार तभी अधिकार माना जा सकता है यदि वह वैधानिक रूप से दिया जाए, क्योंकि यदि अधिकार वैधानिक रूप से प्रदत्त नहीं किया जाता है तो अधीनस्थ या कर्मचारी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अतः अधिकारों को वैधानिक रूप से कर्मचारियों को प्रदान किया जाना एवं कर्मचारियों से काम लेने के लिए एक वैधानिक सीमा का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि प्रबंधक और कर्मचारी दोनों भी कानून की सीमा में रहकर कार्य करें और सही तरीके से कार्य का निष्पादन कर सकें। शक्ति के परिणाम स्वरूप कार्य का निष्पादन। यदि हम बात करें शक्ति की, तो अधिकार एक तरह की शक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप अपने अधीनस्थों से उच्च प्रबंध कार्य ले सकता है। यह कई तरह से हो सकता है, जैसे अनुनय विनय करके, प्रार्थना के द्वारा, आग्रह करके, उनकी स्वीकृति लेकर, सहमति लेकर, सहभागिता के द्वारा, या फिर डांट डपट कर, धमकी देकर, बलपूर्वक, या आर्थिक रूप से पुरस्कार देकर, या आर्थिक रूप से दंड लगाकर भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कार्य का निष्पादन किया जा सकता है। परंतु मुख्य रूप से अधिकार सत्ता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उच्च अधिकारियों को कार्य लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कार्य सकारात्मक रूप से लें, अपनी शक्ति का सकारात्मक रूप का प्रयोग करें, न कि नकारात्मक रूप का प्रयोग करें। अर्थात अनुनय विनय, प्रार्थना, सहयोग एवं सहभागिता से कार्य लें, न कि डांट डपट कर, धमकी के द्वारा या बल प्रयोग कर, आर्थिक दंड लगाकर कार्य लें। संतोषजनक कार्य निष्पादन की अपेक्षा करना। एक अधिकारी जब अधिकार प्राप्त करता है तो यह अपेक्षा रखता है कि वह अपने अधीनस्थों से संतोषजनक तरीके से अब कार्य को करवा सकेगा, और साथ ही अधिकार सौंपने वाला उच्च अधिकारी भी यह अपेक्षा रखता है कि अधिकारी उसके नीचे के कर्मचारियों से संतोषप्रद तरीके से कार्य ले सकेगा। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिन कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकार सौंपे जाएं, वह कार्य संतोषप्रद तरीके से और सफलतापूर्वक किए जाएं। कुशल नेतृत्व प्रदान करना। अधिकार प्राप्त होते ही एक प्रबंधक कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकता है अपने
कर्मचारियों को, क्योंकि उसके पास एक क्षमता होती है अधिकार के रूप में नेतृत्व प्रदान करने के लिए, एवं जो अधीनस्थ होते हैं वह भी अपने अधिकारी के द्वारा सौंपे गए कार्य को उसके अधिकार क्षमता के होने के कारण मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कार्यों को करते हैं। अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान होने पर अधिकार क्षेत्र का विस्तार होता है। जनरल मैनेजर के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर को अधिकार सौंपना, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा सुपरवाइज़र को और सुपरवाइज़र के द्वारा फोरमैन को अधिकार सौंपते हुए कार्य को लेने की यह श्रृंखला एक तरह से एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी के कार्य क्षेत्र में विस्तार ही माना जाएगा। अधिकार सत्ता का भारार्पण करना। अधिकार सत्ता का भारार्पण करना ही अधिकार का एक मुख्य तत्व होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक अपने अधिकार को सौंपता है अपने से निम्न स्तर के प्रबंधक को, और उससे निम्न स्तर का प्रबंधक अपने से निम्न स्तर के प्रबंधक को अधिकार को सौंपता है, और इस प्रकार यह एक भारार्पण की श्रृंखला बनती है जो न सिर्फ नीचे वाले अधिकारी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करती है, बल्कि शीर्ष या उच्च स्तर के अधिकारी के कार्यभार में कमी करती है, ताकि वह कुशलतापूर्वक अन्य कार्यों को कर सकें। प्रबंधकीय अधिकार के सिद्धांत। प्रबंधकीय अधिकार के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला है औपचारिक अधिकार का सिद्धांत। औपचारिक अधिकार का सिद्धांत हमें यह बताता है कि प्रत्येक देश में उसके संविधान के द्वारा, कंपनियों के द्वारा बनाए गए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम के द्वारा, व्यवसाय में बनाए गए नियमों नीतियों के द्वारा वहाँ काम करने वाले उच्च या शीर्ष प्रबंधकों अधिकार सौंपे जाते हैं, जिससे कि वह अपने से अधीनस्थ कर्मचारी से सुचारू रूप से कार्य ले सके, और इस तरह से यह अधिकार उस प्रबंधक के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिससे कि वह अधीनस्थ से अब कार्य ले सके। यह कानूनी रूप से उसके लिए संभव हो जाता है, और इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि अधिकार मुख्य रूप से एक सिद्धांत है जो कि औपचारिक रूप से प्रबंधक को प्रदान किया जाता है। यह मौखिक भी हो सकता है, यह लिखित भी हो सकता है, यह अंतर्निहित भी हो सकता है, यह स्पष्ट रूप से बताया गया भी हो सकता है, यह गर्भित भी हो सकता है, और यह कंपनी का सामान्य नियम भी हो सकता है, यह कंपनी का विशिष्ट नियम भी हो सकता है। लेकिन अधिकार एक कर्मचारी को, जो कि उच्च अधिकारी होता है, उसके द्वारा सौंपी गई एक निधि है, एक शक्ति है, जिससे कि वह अपने से अधीनस्थ कर्मचारी से कार्य ले सके। दूसरा है स्वीकृति का अधिकार। स्वीकृति का अधिकार यह बताता है कि किसी भी प्रबंधक का अधिकार तभी अधिकार रह सकता है जबकि अधीनस्थ उसके अधिकारों को स्वीकृति प्रदान करें। यदि अधीनस्थ अपने अधिकारी के अधिकारों को स्वीकार न करें, उसे अस्वीकार करने लगें, तो अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अतः स्वीकृति का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वीकृति का सिद्धांत यह भी हमें बताता है कि यदि अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के अधिकारों को स्वीकार न करें तो अत्यंत हानिकारक होता है, क्योंकि ये कर्मचारी अपने प्रबंधक के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अतः स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रबंधक को अपने कर्मचारियों से सकारात्मक रूप से कार्य लेना चाहिए, उन्हें उचित पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए, सम्मान प्रदान करना चाहिए, समय समय पर अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए और संस्था के उद्देश्यों में उनका सहयोग लेना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है क्षमता का सिद्धांत। कभी कभी कुछ अधिकारी वर्ग ऐसा भी होता है जिन अधिकारी वर्गों को कानूनन तो
अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन उनकी कार्य क्षमता, उनकी तकनीकी क्षमताएं, उनकी विषय विशेषज्ञताएं अपने आप ही उनको अधिकार प्रदान कर देती हैं कि वे अपने आसपास के लोगों से, अपने अधीनस्थ लोगों से कार्य ले सकें। जैसे किसी भी संस्था में काम करने वाला इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट अपनी क्षमता के कारण ही इतना अधिकार प्राप्त कर लेता है कि वह अन्य कर्मचारियों से अपने अनुरूप कार्य ले सके, और इसे ही हम क्षमता का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि अधिकार प्राप्त करना एक प्रभावी प्रबंधक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि वह न सिर्फ अपने कार्यों को सही तरीके से कर सकता है, बल्कि अपने अधीनस्थों से भी सही तरीके से कार्य ले सकता है। अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना दोनों भी प्रबंधक के हाथों में होता है, जिससे सदुपयोग करके वह जहां संस्था को ऊंचाइयों के शिखर तक ले जा सकता है, वहीं उसका दुरुपयोग संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों में अधिकारों के प्रयोग से संबंधित सीमाओं की बात करें तो प्रबंध में अधिकार की सीमाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जैसे जैसे निम्न पद से उच्च पद की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अधिकार का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, और उच्च पद से नीचे की ओर आने पर उसको मिलने वाले अधिकार सीमित होते जाते हैं। जैसा कि हम प्रस्तुत मॉडल में देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को मिलने वाली अधिकार सत्ता या उसको मिलने वाले अधिकार का क्षेत्र व्यापक है, जबकि सबसे निम्न स्तर के प्रबंध फोरमैन या सुपरवाइजर को मिलने वाला अधिकार का क्षेत्र सीमित है। अधिकार के प्रयोग से संबंधित कुछ अन्य सीमाएं भी हैं। अधिकार के प्रयोग से संबंधित ये सीमाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है शारीरिक सीमा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ शारीरिक सीमाएं होती हैं, जिसे परे जाकर कार्य करना उसके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे समय में किसी भी मैनेजर को या अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिसे पूरा करना उसके लिए शारीरिक रूप से असंभव हो। जैसे लगातार कुछ दिनों से बीमार चल रहे कर्मचारी को खड़े होकर कार्य करने के लिए या कारखाने में लगातार कार्य करने के लिए कहना या आदेश देना उसकी शारीरिक सीमाओं से परे का कार्य होगा। ऐसा कार्य अधिकारी को नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक सीमाएं। अधिकारी को किसी भी कर्मचारी को भौगोलिक स्थिति, जलवायु या प्राकृतिक नियमों से संबंधित सीमाओं से परे जाकर कार्य करने के लिए नहीं कहना चाहिए। जैसे भारी बारिश में कर्मचारी को बाहर का कार्य देना, सर्वे का कार्य देना या दौरे का कार्य देना प्राकृतिक सीमाओं से परे का कार्य होगा। आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की और संस्था की अपनी आर्थिक सीमाएं होती हैं। ऐसे समय में आर्थिक सीमाओं से परे जाकर कार्य करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं होता है, और ना ही उसे अपने कर्मचारी से इस तरह के कार्य की अपेक्षा करनी चाहिए। जैसे यदि कोई वस्तु बाज़ार में 50 रुपए में मिल रही है तो अपने कर्मचारी से यह अपेक्षा करना कि वह उसे 10 रुपए में ही खरीद कर ले आए या उसके आधार पर निविदा मंगा ले और कार्य कर ले, तो उसे आर्थिक सीमाओं से परे कार्य माना जाएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं जो कि व्यक्तियों के समूह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। एक कर्मचारी अपने समूह के अंदर जितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है, हो सकता है कि उसको उसके समूह से अलग कर दिया जाए, या अब जिस प्रबंधक के अंतर्गत वह कार्य कर रहा है उससे अलग हटकर किसी अन्य नेतृत्व में उसे सौंप दिया जाए, अन्य नेतृत्व के अंतर्गत उसे कार्य करना पड़े तो वह सही तरीके से अपने कार्य को नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में एक प्रबंधक को या एक अधिकारी को यह भी देखना चाहिए कि जिस कर्मचारी को वह कार्य सौंप रहा है वह किस तरह से अपनी कार्य क्षमता का सही तरीके से उपयोग कर सकेगा, किन समूहों के साथ में वह अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा, और उसी तरह से उसको मौका देना चाहिए, उसी तरह से उसको कार्य सौंपा जाना चाहिए जिससे कि वह कार्य सही तरीके से कर सके। तकनीकी सीमाएं। प्रत्येक कार्य की अपनी तकनीकी सीमाएं होती हैं। ऐसे समय में किसी भी प्रबंधक को तकनीकी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने का
आदेश अपने कर्मचारी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसकी तकनीकी सीमाओं से बाहर का कार्य होगा। जैसे सामान्य रूप से कार्य करने वाले एक ऑफिस असिस्टेंट को यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कार्य करने के लिए कहा जाए या विशिष्टीकृत लेखापाल की तरह कार्य करने के लिए कहा जाए, तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह एक तकनीकी कार्य है। अतः उसे इस तरह का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। व्यापारिक सीमाएं, प्रत्येक कार्य की अपनी कुछ व्यापारिक सीमाएं भी होती हैं, तो ऐसे समय में प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को उन सीमाओं से बाहर कार्य करने के लिए नहीं कहना चाहिए। ये व्यापारिक सीमाएं साझेदारी के अंतर्गत किए जाने वाले ठहराव या नियम, कंपनी में पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत दी गई नियमों को कहा जा सकता है। ऐसे समय में प्रबंधक को कर्मचारी को यह आदेश नहीं देना चाहिए कि वह इन सीमाओं से बाहर जाकर के कार्य करें। वैसे ही कुछ कानूनी सीमाएं होती हैं प्रत्येक संस्था में और देश में, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और देश के नागरिक को रहना आवश्यक होता है। प्रबंधक को चाहिए कि वह अपने कर्मचारी को ऐसा कोई आदेश ना दे जो कि उस देश के कानून, संविधान या उस संस्था के द्वारा बनाए गए नीतियों, नियमों के विरुद्ध हो। अतः अधिकार के प्रयोग से संबंधित कुछ सीमाएं यहाँ पर हैं जिनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए एक प्रबंधक को, एक अधिकारी को। अब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व की। उत्तरदायित्व का आशय है अपने कर्तव्य का पालन करना। यह एक दायित्व होता है जिसे कर्मचारी को पूरा करना होता है। दूसरे शब्दों में उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य को पूरा करना ही या पूरा करने का कर्तव्य ही उत्तरदायित्व कहलाता है। यदि हम जॉर्ज आर टेरी के अनुसार उत्तरदायित्व की परिभाषा देखें तो सुपुर्द किए गए कार्यों को अपने श्रेष्ठतम योग्यता तक पूरा करने को ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। अर्थात उत्तरदायित्व सिर्फ सुपुर्द किए गए कार्यों को करना ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम योग्यता तक करते हुए श्रेष्ठतम कार्य को करना उत्तरदायित्व माना जाता है। उत्तरदायित्व की कुछ विशेषताएं होती हैं। उत्तरदायित्व एक बंधन है। यह नैतिक आधार पर भी हो सकता है और वैधानिक आधार पर भी हो सकता है, परंतु उत्तरदायित्व अधिकार सत्ता के अंतर्गत दिए गए उत्तरदायित्व का एक बंधन है जिसे एक कर्मचारी को पूरा करना आवश्यक होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों पर लागू उत्तरदायित्व हमेशा अधीनस्थ कर्मचारियों पर लागू होता है। उच्च अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और उसके अंतर्गत निम्न अधिकारी उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। स्वतः उत्पन्न उत्तरदायित्व स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही एक उच्च शीर्ष अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को अधिकार सौंपता है, तो उस अधिकार के अंतर्गत दिए गए कार्यों को पूरा करवाने का उत्तरदायित्व भी उस प्रबंधक के ऊपर स्वतः ही अपने आप उत्पन्न हो जाता है। चालू एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व चालू भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। चालू उत्तरदायित्व का अर्थ होता है संस्था के रोजमर्रा के कामों को करना, दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं को करना चालू उत्तरदायित्व होता है। जबकि विशिष्ट उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है कि यदि कोई विशेष कार्य सौंपा जाए कर्मचारी को, जो कार्य उस विशेष कार्य के पूरा करने के साथ संपन्न हो जाए, तो उसे हम विशिष्ट उत्तरदायित्व कहते हैं। और इसके साथ ही उत्तरदायित्व की विशेषता होती है अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व अपने आप ही पैदा हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। अतः उत्तरदायित्व प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व के संदर्भ में जो चर्चा की गई है, उसके लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में हमारे द्वारा ली गई पुस्तकों का वर्णन निम्न प्रकार से है। SBBD पब्लिशिंग हाउस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत डॉक्टर RC अग्रवाल एवं साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत डॉक्टर RC गुप्ता। धन्यवाद।